आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। 1 महीने बचे हैं सीजीपीएससी प्री के एग्जाम को और हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू हो चुका है। कल हमने छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास और साथ में जनजाति। आज भी कल के टाइप का ही आपका टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है, साथ में करेंगे और आप अटेम्प्ट करेंगे। डिटेलिंग हम लोग देखेंगे, इससे आपका प्रयास जितना जो तैयारी चल रहा है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहाँ से लिया हुआ है, ये एमसीक्यूज उसको देख लीजिए। ये हमारे टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि हमने इसका प्राइस और रिड्यूस करके अब 199 कर दिया है। तो 199 जितने सारे लोग हैं पीडीएफ का मांग कर रहे थे, 199 में आपको जितने भी टेस्ट हैं उसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे और टेस्ट हमने जितने कंडक्ट कराए थे वो भी आप जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आप वहां से जाकर के उसको एक्सेस एक बार कर पाएंगे। और जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में। करेंटली मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर सीजीपीएससी द्वारा चयनित इस पद पे हूँ और आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टा आईडी में मुझसे इस आईडी पे कनेक्ट करके अपने सवाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे उससे पहले कल का जो हमने एमसीक्यूज किया था उसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको हम लोग एक बार सुधार लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक पेशा का क्वेश्चन था, उसको देखते हैं पहले। कल ये क्वेश्चन था हम लोग का, एक पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो हड़बड़ी में शायद ये 95 टिक हो गया, इसका वैसे सही आंसर 1996 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना था अपने को। और इसके अतिरिक्त अपने को जो करना है ये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना में बजट का क्या प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया दिया था कल 10,000 करोड़, 10,000 रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए मिलते हैं और बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन कल रह गए थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसको सुधार लीजिएगा। आज चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं यहां से। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज से संबंधित नहीं है। रविन्द्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह, आर कामले और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, डिटेलिंग के साथ हम लोग चलेंगे तो वीडियो लंबा ही होने वाला है, आप सबको पता है। लेकिन डिटेलिंग ऐसा देखेंगे कि इस टॉपिक पे जैसे सीजी हिस्ट्री और जनजाति पे आपकी कमांड जो है वो आना शुरू हो जाए। पहले इसका आंसर करते हैं। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों नाम आपको जो दिख रहे हैं ना, रविन्द्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह और आर कामले, ये छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद के साथ साथ आर्कोलॉजिस्ट और इतिहासकार दोनों हैं। तो काफी बड़ा नाम है इनका, तो आप गलती नहीं कर सकते। आपको यहाँ के जो शैल चित्रों की खोज और आर्कोलॉजिस्ट, इतिहासकार और पुरातत्वविद, इनका नाम आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन जब आप शैल चित्र बोल ही रहे हैं तो शैल चित्र में आप कैसे भूल सकते हैं। 1910 एक एंडरसन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज की थी। तो छत्तीसगढ़ में शैल चित्र अगर आप बात करेंगे ना तो 3 महत्वपूर्ण जगह है जहां से छत्तीसगढ़ में शैल चित्र से संबंधित प्रश्न बार बार पूछते हैं। एक है कबरा पहाड़, एक है सिंघनपुर गुफा और एक है आपका चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी, तो ये 3 जगह है। सीजीपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि ये जो चितवा डोंगरी है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आज के डेट का अगर आप बात करेंगे तो राजनांदगांव में मिलेगा आपको, या आप बोल सकते हैं मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या आता है। ऐसा नहीं रहेगा कि दोनों ऑप्शन आएगा, तो आप निश्चित रहिए या तो राजनांदगांव या मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 2 में से कोई एक ही आएगा आपको देखने को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी या लंबी गुफा कौन सी है। सिंघनपुर, कपड़ा पहाड़, बोतलदा या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक क्वेश्चन है, बोतलदा गुफा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सिंघनपुर गुफा जैसे मैंने आपको बताया, ये छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं। कबरा पहाड़, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र और सर्वाधिक जानकारियां वगैरह जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जानकारी वाली गुफा ये प्राचीन गुफा। बोतलदा सबसे लंबी गुफा। इसके अतिरिक्त ये है कहाँ पे, पड़ते कहाँ पे है ये, तो ये रायगढ़ पे पड़ते हैं। रायगढ़ आपसे पूछ सकता है कि शैल चित्रों का गढ़ कौन सा है, तो वो रायगढ़ है। आप इसको ऐसे करके भी याद रखेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ में प्राप्त रामायण कालीन साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। श्रृंगी श्री का आश्रम रामायण काल से संबंधित है। बस्तर क्षेत्र दंडक नाम के राजा का था।
लव कुश का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ या रामाराम का क्षेत्र बस्तर में स्थित है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, एक एक करके समझते हैं। श्रृंगी ऋषि, अगर आपने रामायण पढ़ा है या सुना है तो श्रृंगी ऋषि वो है जो राजा दशरथ को आशीर्वाद दिए थे। राजा दशरथ और उनकी जो रानियां थी उनको आशीर्वाद दिए थे, जिसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ये चारों जन्म लिए थे। तो इनका जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम रामायण काल से संबंधित है, सही है। और आश्रम मिलेगा आपको धमतरी में। हो गया। बस्तर क्षेत्र दंडक नाम के राजा था लिखा गया, राजा का था होगा। तो आपको बस्तर का नाम अगर याद आ रहा होगा तो हम लोग बस्तर का नाम इस टाइम बोलते थे दंडकारण्य। इसका संधि विच्छेद करिए ना, देखिए दंडक का अरण्य, मतलब दंडक नाम का राजा था, उसका अरण्य या वन था, तो दंडक नाम के राजा का तो था, है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी आपका सही हो गया। लव कुश का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़िया थे वो भी। कहाँ जन्म हुआ था इनका? वाल्मीकि आश्रम। कहाँ पे? महासमुद्र में आपको देखने को मिलेगा। रामाराम का क्षेत्र बस्तर में स्थित है, ये वाला पॉइंट जो है आपका गलत है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रामाराम का क्षेत्र जो है आपको सुकमा में देखने को मिलेगा। ये वो स्थल है जहां से श्री राम जो है अपना वनवास, यहाँ छत्तीसगढ़ से वनवास खत्म करके वो छत्तीसगढ़ से बाहर गए थे, वो ये रामाराम वाला क्षेत्र है। और जब रामाराम आता ही है तो आपको ये भी ध्यान आएगा कि कहाँ से ये छत्तीसगढ़ में एंटर किए थे। तो वो क्षेत्र का नाम था आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में पड़ेगा, है ना। सीतामढ़ी, हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकता है। सुमेलित करना है, महाभारत कालीन नाम दिए हैं और वर्तमान नाम दिए हैं, भंडार, मणिपुर, चित्रांगतपुर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा सही नहीं है। सुमेलित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखेंगे। तो अपने को पता है चित्रांगतपुर जो है वो सिरपुर को बोलते थे, इस यहाँ पे बोला जाता है सिरपुर जो है चित्रांगतपुर के नाम से प्रचलित था। और चेदी देश का राजा भब्रुवाहन की राजधानी, अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी ये चित्रांगदा, उनकी एक पत्नी थी, उसके नाम पे इस क्षेत्र का नाम चित्रांगतपुर रखा गया था। ये हो गया। दूसरा है आपका भंडार, भंडार का नाम था आपका आरंग। एक है मणिपुर, मणिपुर का नाम था रतनपुर। अलग अलग नाम है रतनपुर के, आप सारे नाम को ध्यान रखेंगे। मणिपुर, हीरापुर, कुबेरपुर, ये बहुत सारे नाम है रतनपुर के। रत्नावली, ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या है? ए, भंडार का सी, ए का सी चाहिए अपने को, यहां से मिल जा रहा है ना अपने को सही आंसर। बी का बी, दो का बी चाहिए था, ये देखिए यहां से अपने को मिल जा रहा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अवदान शतक से किसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है? नागार्जुन, नागसेन, सिद्धार्थ या आनंद? तो इसका सही आंसर पहले करेंगे सिद्धार्थ। अब नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम बौद्ध ही है, उनका पुराना नाम लिखा हुआ है, सिद्धार्थ लिखा हुआ है। अवदान शतक से पता चलता है कि गौतम बौद्ध आए थे छत्तीसगढ़ 3 माह के लिए, 3 माह के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, ये पता चलता है। नागार्जुन ये भी छत्तीसगढ़ आए थे, लेकिन सातवाहन शासन के समय, तो इनके लिए लिखा हुआ है सातवाहन शासकों ने इनके लिए बौद्ध भिक्षु संघाराम का निर्माण कराया था, है ना। आनंद प्रभु 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आए थे, और इनके लिए आनंद प्रभु कुटीर विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार और बौद्ध विहार का निर्माण, या ये निर्माण करवाए थे। कहाँ पे करवाए थे? तो सिरपुर। सिरपुर बहुत प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बौद्ध आनंद प्रभु कुटीर विहार और बौद्ध विहार, इसको स्वास्तिक विहार भी बोलते हैं, है ना। इसको भी ध्यान रखेंगे, स्वास्तिक
विहार या बौद्ध विहार, इसको ऐसा करके बोला जाता है। और एक और नाम दिख रहा है अपने को, नागसेन। क्या इनको आप जानते हैं? इंडियन हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो इसके नाम से आप प्रचलित होंगे, आप जानते ही होंगे, नागसेन। नागसेन और किसका? मिलिंद। नागसेन और मिलिंद, इनका एक कन्वर्सेशन, वार्तालाप बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसको एक बुक में जो है कंपाइल किया गया, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। याद आया आपको? इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो ये नागसेन वही है। ये सारी इंफॉर्मेशन है और आपको क्वेश्चन को ऐसे ही डिकोड करना है। निम्न में से किन का संबंध मौर्य काल से नहीं है? कोटाडोल, कपाटपुरम, जोगीमारा और चेदी अभिलेख। चलिए आंसर करते हैं, समझते हैं। कोटाडोल ये वो जगह है जहां से मौर्यकालीन मूर्तियां मिली है। पुराने सोर्स के हिसाब से जाएंगे तो ये कोरिया में पड़ता है। कोरिया ही लेके चलिएगा जब तक छत्तीसगढ़ सरकार की कोई ऑथेंटिक किताब ना आ जाए और बोल दे कि अलग जगह है। ठीक है। कपाटपुरम, यहाँ पे अशोक का लाट मिला था बोलते हैं, और ये आपको सरगुजा में देखने को मिलेगा। ये हो गया। जोगीमारा, जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा, जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा, ये दोनों के दोनों रामगढ़ में मिलेंगे आपको। रामगढ़ में मिलेंगे, मौर्यकालीन है ये तो आपको पता चल ही गया है। यहाँ पे पाली भाषा में इनमें इनके बारे में लिखा हुआ है, और साथ में कौन सी लिपि इस्तेमाल की गई है? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि इस्तेमाल की गई है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम लोग जोगीमारा गुफा की बात कर ही रहे हैं तो यहां से सूतनका और देवदत्त, देवदत्त और सूतनका के प्रेम गाथा का वर्णन हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो इनका संबंध भी है जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा से। जो किसका संबंध नहीं है? ये चेदी अभिलेख। चेदी अभिलेख नाम का कुछ नहीं था। एक बार आपको कलिंग अभिलेख देखने को मिल सकता था तो हो जाता कि हाँ यहाँ से है, क्योंकि कलिंग जब जीता था कलिंग अभिलेख तो कुछ भाग छत्तीसगढ़ का कलिंग में मिला हुआ था, तो इस वजह से बोल सकते हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ का कुछ भाग जो है वो कलिंग अभिलेख से पता चलता तो मौर्यकालीन हो गए। लेकिन ये चेदी तो बिल्कुल भी गलत है। अगला, महाशिकुत्व के संबंध में कथन दिया है और सही कथन का चुनाव करना है। बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे, सही। बालार्जुन की माता का संबंध मौखरी वंश से था, बिल्कुल सही। पुलकेशिन द्वितीय ने बालार्जुन और हर्षवर्धन को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें एहोल प्रशस्ति से मिलती है, बिल्कुल सही। इसका सही हो जाएगा 1 2 3, तीनों कथन सही है। जब बालार्जुन की बात आप कर ही रहे हैं तो कुछ चीज हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला, इनके शासन काल को बोलते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल। आप स्वर्ण काल ऐसे ही बोल देंगे क्या? स्वर्ण काल बोलने के लिए कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहला, शासन तो लंबा होना चाहिए था इनका, है ना? तो इनका शासन जो है लगभग 60 वर्ष का, 595 से 655 एडी, 595 से 655 एडी, मतलब 60 साल का इनका शासन रहा। इनका एक जगह सिरपुर से 27 ताम्र लेख एक साथ मिले। ऐसा बहुत कम हुआ है किसी भी राजा के साथ कि एक जगह से इतना अवशेष किसी एक राजा का मिला हो, और ये थे महाशिकुत बालार्जुन, इनके बारे में मिला हुआ था। इसके अतिरिक्त महाशिकुत बालार्जुन जो थे वो परम महेश्वर, परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। उपाधि भी है ना? तो इतनी सारी चीजें हैं। और ये देखिए, इनकी माता मौखरी वंश से संबंधित थी और माता का नाम था रानी वसाटा। इन्होंने अपने पति के याद में 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, और गुप्त कला के हिसाब से बोलेंगे तो सर्वोच्च उदाहरण है। तो इतनी सारी चीजें एक किसी के पास हो रही है तो आप उसके इतिहास को स्वर्ण काल क्यों नहीं बोलेंगे? एक डिफीट है इनके लाइफ में, वो है पुलकेशिन द्वितीय। महाशिवगुप्त बालार्जुन और उनके हमवतन हर्षवर्धन रिलेटिव ही लगते, इन दोनों को साथ में पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। एहोल प्रशस्ति से इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। इंडियन हिस्ट्री में जाते ना तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता कि एहोल प्रशस्ति लिखा कौन है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आपको ऐसा ही एनालाइज करना है। यहाँ पे बता देता हूं आपको, एहोल प्रशस्ति बनाने वाला उनका जो चारण कवि था उसका नाम था रवि कीर्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नलवंश के राजा को पहचान करें, व्यागराज, भौदत्त, वर्मन, विरूपाक्ष या भीमसेन।
तो एक्चुअली सभी हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, चारों राजा है। लेकिन जब आप नल वंश की बात कर रहे हैं तो आप इनका जो प्रतापी शौर्य था उसको आप कैसे भूल सकते हैं। जैसे भवदत्त वर्मन का एक बहुत ही फेमस अभिलेख है, आप अगर पढ़े होंगे इनके बारे में तो, रिद्धिपुर। रिद्धिपुर शिलालेख है एक। ये क्या किए थे, वाकाटक के ऊपर आक्रमण किए थे, वाकाटक। और राजा का नाम था नरेंद्र सेन। और उसकी राजधानी को तबाह कर दिए थे। और उसकी जानकारी कहां से मिलती है हम लोग को, ये रिद्धिपुर अभिलेख जो हमने देखा वो। अब जब आप ये देख रहे हैं नरेंद्र सेन तक आ गए तो आप ये नहीं भूल सकते कि नरेंद्र सेन का जो बेटा था उसने लिया था बदला, जिसका नाम था पृथ्वी सेन। अब ये वापस इनके ऊपर आक्रमण किया, वापस इनके ऊपर आक्रमण किया। और कौन था उस टाइम पे, तो भवदत्त वर्मन का बेटा अर्थपति भट्टारक। और अर्थपति भट्टारक को हराया और इसकी जो राजधानी थी, जो इनकी भी राजधानी थी पुष्करी, उसको पूरा बर्बाद कर दिया था। और इसकी जानकारी हम लोग को कहां से मिलती है, सबसे ज्यादा जरूरी है तो यह है केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख। तो इतना शौर्य गाथा है और रिवेंज है ना, ये भी लेना है अपने को, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, आप इसको कैसे भूल सकते हैं। तो नल वंश का आप ये सारा चीज ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, जाजलदेव प्रथम ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने धारण किया था गज शार्दुल। परम महेश्वर हमने देख ही लिया। एक परम भागवत आपको दिख रहा है, तो ये पांडु वंश वाले थे, जिस वंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो, और भगवती पुरेश्वर छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश ने इस उपाधि को धारण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। रतनदेव प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तुम्बाड़ से शासन करने वाला आखिरी शासक, इसने वज्जु की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया, या छिंदक नागवंशीय शासकों को पराजित किया। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कथन जो है वो सत्य नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक बिल्कुल सही है। तुम्बाड़ के बाद इसने राजधानी रतनपुर शिफ्ट कर लिया था। तो आखिरी भी तो यही हुआ ना जो शासन कर रहा था, ठीक है। वज्जुक की पुत्री से विवाह किया था, राजधानी विस्तार किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी तो विस्तार करना है। लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर सही है, और रतनपुर में बहुचर्चित और बहुत फेमस महामाया माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, रत्नदेव प्रथम द्वारा बनाया हुआ। छिंदक नागवंश शासक को पराजित किया था, ये वाला कथन इनका सही नहीं, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, कोसगई, खल्लारी, रायपुर या तखतपुर। तखतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। राजधानी कौन कौन थी, तो शुरू में तुम्बाड़, लास्ट क्वेश्चन से ही समझ में आया हमको कि तुम्बाड़ में राजधानी था, तुम्बाड़ से ये गए रतनपुर, और अंधकार युग आता उसके बाद आपको राजधानी कोसगई देखने को मिलेगी। एक और शाखा का निर्माण हुआ था इनके पास, जिसको लाहौरी शाखा बोलते हैं, जिनकी राजधानी खल्लारी में थी, महासमुंद में पड़ेगा। और उसके बाद फिर 1409 और 1411 आसपास में आप बात करेंगे तो रायपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। तखतपुर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इतनी सारी इनकी राजधानियां थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलचुरी कालीन मंत्री हैं और प्रभार है, सुमेलित कीजिए भाई। महाप्रतिहार, संधि विग्रह, शौल्किक और महाप्रभात। एक बार आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए। मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं, आप कैसे याद कर सकते हैं इसको। आइए, महाप्रतिहार, ये लास्ट शब्द को पकड़िए ना, देखिए तिहार। तिहार जानते हैं ना हमारे साइड पे किसको बोलते हैं, त्योहार को। अगर आप घर से बाहर हैं और त्योहार में आप घर वापस नहीं जा पा रहे तो क्या करेंगे, घर वालों को फोन करेंगे, तो संचार का जरूरत होगा। तो महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख हो गया। महासंधि विग्रह, संधि। अब संधि तो आप दो ही केस पे बन सकते हैं, शादी होगा तो संधि बनेंगे, या तो विदेश नीति कूटनीति में संधि बनेंगे, यही होता है। तो संधि के लिए दो देशों की जरूरत होती है, तो यहां से आप विदेश विभाग का प्रमुख कर लेंगे। शौल्किक, लास्ट का क पकड़िए ना, और कोई मिलेगा नहीं आपको क से, कर संग्रहण अधिकारी। और ये देखिए महाप्रभात,
तो ये जमाबंदी प्रणाली का प्रमुख हो जाएगा। भा से करिए, भा से भूमि होता है ना, तो ये हो गया आपका। तो ऐसे करके आपका उत्तर आ जा रहा है। एक का ब चाहिए अपने को, एक का ब चाहिए, दो का द चाहिए, दो का द भी है, तीन का अ चाहिए। अच्छा, दोनों ऑप्शन सही है, वैसा ही है, चलिए ठीक है। इसका ए हो जाएगा या सी हो जाएगा, दोनों तो एक ही है, ऑप्शन ही एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो ए हो जाएगा या तो सी हो जाएगा, चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भूरमदेव की मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? द्रविड़, बेसन, नागर या इनमें से कोई नहीं? नागर शैली में निर्मित है। अब देखिए इससे रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। इसको निर्मित करवाने वाले कौन है? गोपाल देव। अब पूछेगा गोपाल देव कौन से वंश का था, तो ये था आपका फड़ी नाग वंश का। ठीक है, निर्माण कब करवाया गया? 1089 एडी पे इसको निर्माण कराया गया। तो भूरम देव कौन है? एक आदिवासी देवता थे, उनके नाम से इस मंदिर को निर्मित कराया गया है। धर्मराज जी जो थे, धर्मराज नाम से एक व्यक्ति, इन्होंने इसका डिजाइन को तैयार किया था और नागर शैली में निर्मित है। इतना जानकारी काफी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमकाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? नागुल-दोला, हिड़मा मांझी, गुंडाधुर या झाड़ा सिरहा? भूमकाल विद्रोह, भूमकाल मतलब होता है धरती का कंपन। इसके नेता है आपके वीर गुंडाधुर। कब का समय है? 1910 का समय है। और इस टाइम पे राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव ने साथ दिया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। बाकी देखते हैं नागुल दोरला। नागुल दोरला ने एक विद्रोह हुआ था, इसका नाम था कोई विद्रोह, 1859 यहां पे इन्होंने नेतृत्व किया था। हिड़मा मांझी, ये एक मेरिया विद्रोह चलता है नरबली प्रथा के विरोध में। यहां पे इन्होंने 1842 में जो है सहयोग किया था। झाड़ा सिरहा, ये मुड़िया विद्रोह एक चलेगा, मेरिया नहीं, मुड़िया, मुड़िया विद्रोह चलेगा 1876 में। तो यहाँ पे ये अपना सहयोग दिए थे। तो ऐसे करके आप जो बाकी ऑप्शन है उसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए। निम्न में से कौन छिंदक नागवंशीय शासकों के स्थापत्य से संबंधित नहीं है? ढोलकाल गणेश, मामा भांजा मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर या बत्तीसा मंदिर? देवरानी जेठानी मंदिर, क्योंकि ये आपका ताला गांव में आपको देखने को मिलेगा, बिलासपुर में पड़ता है। काकतीय राजवंश के समय पहला बाहरी आक्रमण किस राजा के समय हुआ था? दलपत देव, प्रताप राज, राजपाल या पुरुषोत्तम देव? प्रताप राज करिएगा। प्रताप राज के समय एक उस समय वंश पनप रहा था, बड़ा हो रहा था। हैदराबाद में आप तो सुना होगा कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ था प्रताप राज के समय पे। तो दलपत देव के समय पे आपको याद आ रहा होगा नीलू पंत, वो अलग है। नीलू पंत मराठा थे, मराठा है ना। अब आप पूछ ही रहे हैं तो 1770 में आक्रमण हुआ था, वो अलग है। उससे पहले प्रताप राज के समय पे आक्रमण हो चुका था। आइए, स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन है आपके पास, और अगर आपने पहले क्लास अटेंड किया है या थोड़ा सा भी सीरियस देखें, आपको पता होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हनुमान सिंह जो हैं स्वतंत्रता सेनानी, वो अलग विद्रोह हुआ उनका, बहुत संघर्ष रहा, पूरा सेना लग गया था, ब्रिटिशर्स पूरा लग गए थे, हाथ पैर धो करके पीछे पड़े थे, फिर भी वो वीर हनुमान सिंह को पकड़ नहीं पाए थे। इनसे रिलेटेड मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि विद्रोह कर दिया और भाग गया, ऐसा नहीं था। बाद में ये आए थे, मारने का भी प्रयास किए थे स्मिथ को, और उस टाइप पे इलियट था, चार्ल्स इलियट, दोनों को मारने का प्रयास किए तो 2 बार, तो बच गए, अच्छा हुआ। और उसके बाद फिर पूरा जान झोंक दिया, फिर भी हनुमान सिंह को नहीं पकड़ पाया। तो ये इनका संघर्ष गाथा था। लेकिन हनुमान सिंह के 17 साथी थे, उनको फांसी का सजा हुआ था, और वो कब हुआ था वो डेट भी जरूरी है, तो वो याद रखिएगा। 22 जनवरी का तिथि है 1858। और यहाँ पे एक और चीज दिखता है अपने को, 10 दिसंबर 1857 यहाँ पे हमारे वीर नारायण सिंह जी को शहादत मिली थी, है ना, यहाँ पे वो अमर हो गए थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रियासत कौन सा था? तो शक्ति। छोटा बड़ा रियासत तो आपको पता होना ही चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। अगला, भीमाजी भोसले के संबंध में कौन सा कथन सही है? दशहरा में स्वर्ण पद देने की परंपरा शुरू की, इन्हें परगना पत्ती का सूत्रधार कहा जाता था,
कथन एक, कथन दो, एक व दो दोनों सही, या कथन एक ना कथन दो सही? कथन एक व दो दोनों सही इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बिंबाजी भोसले के साथ की स्थिति क्या है देखिएगा। 1758 से लेकर के 1787 तक ये छत्तीसगढ़ है। देखिए, आना तो चाहते नहीं थे, नागपुर में रहना चाहते तो वहीं से हर कुछ करना चाहते थे, मजबूरी पड़ गई थी, आना पड़ गया था। जिस भाई का सहयोग कर रहे थे वो हार गया, तो इस टाइम पे आए और छत्तीसगढ़ में शासन किया। लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, राजा की उपाधि दिया करते थे। हालांकि आप एक हिसाब से देखेंगे तो राजा ही है, लेकिन मेंस में जाएंगे ना तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको डिस्कस हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। कभी मेंस के क्लास में आएंगे तो वहां देखेंगे हम लोग। आइए, सूबा शासन और यूरोपियन यात्री हैं, मिलान करिए। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, फॉरेस्टर, जेटी ब्लंट और कोलब्रुक। डायरेक्ट मिलान करें। महिपत राव दिनकर के पास आए थे फॉरेस्टर, विट्ठल राव दिनकर मिस्टर जेटी ब्लंट, केशव गोविंद के समय कोलब्रुक। यही इसका सही आंसर हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षकों का सही कालक्रम क्या था? एगेन्यू, हंटर, विल्किंसन, एडमंड, क्रॉफर्ड और सैंडिस। ये 6 लोग थे, तो आपको क्रम बताना है कौन सा सही क्रम है, पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। आप यहाँ पे यहीं से पकड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आएगा एडमंड, सबसे पहला है आपका ये, 4 नंबर चाहिए अपने को, एडमंड। एडमंड, उसके बाद एगेन्यू 1 नंबर, एगेन्यू। उसके बाद एडमंड, एगेन्यू, फिर हंटर, और यहाँ पे है सेंडिस। तो उसके बाद आता आपका ये हंटर, तो यहाँ पे आया आपका हंटर। उसके बाद फिर सेंडिस, तो यहाँ पे सेंडिस। फिर विल्किंसन, तो विल्किंसन। उसके बाद लास्ट में क्रॉफर्ड, तो क्रॉफर्ड। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 71 का जो रहेगा वो रहेगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ये सही है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला आइए, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार, हरिजन उत्थान, जंगल सत्याग्रह में भाग लेना, या स्वयं की प्रसिद्धि बढ़ाना? तो प्रसिद्ध शुरू से थे, क्या करेंगे बढ़ा के? सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिजन उत्थान, द्वितीय आवास बोला है ना। देखिए, गांधी जी 2 बार आए। पहली बार का जो डेट है वो है आपका 20 दिसंबर 1920। अब साथ में कौन आया था? मौलाना शौकत अली, पहली बार पे। जो साथ में आए थे आप उनको जानेंगे, आप उनको पता रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है मौलाना शौकत अली। दूसरी बार जब गांधी जी आए थे, अच्छा, पहली बार जब आए थे तो एक हिसाब से आप बोलेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने, लेकिन मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का प्रचार करना। तो पहला कारण वही है कि असहयोग आंदोलन का प्रचार करना, सीजीपीएससी ने पूछा हुआ है। सेकेंड बार में ये 1933 नवंबर आसपास का डेट है शायद, 1933 में आए थे, और इस बार 3 लोग थे साथ में। कौन कौन थे? एक है मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई। ठीक है, ये 3 लोग थे। वो इंडियन हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो उस टाइम में अंबेडकर जी के साथ पूना पैक्ट हुआ था, और इन्होंने निर्णय लिया था कि हरिजन, जो हरि के जन है, यानी कि हरि के पुत्र हैं, उनका उत्थान करना जरूरी है, उनको साथ में लाना जरूरी है, नहीं तो भारत के टुकड़े होने निश्चित है। इस वजह से गांधी जी आए हुए थे। अगला, मराठा कालीन व्यवस्था में टकोली क्या था? अस्थायी करों का सामूहिक रूप, मादक द्रव्य से होने वाली आय, जमींदारों से लिया जाने वाला कर, या गैर कृषक कर? सही आंसर है इसका जमींदारों से लिया जाने वाला कर। अस्थायी करों का सामूहिक रूप, इसको बोलते थे हम लोग सेवाई, सेवाई के नाम से ये जाना जाता था। मादक द्रव्य से होने वाली आय, इसको बोलते थे कलाली। उसके बाद गैर कृषक कर, इसको बोलते थे पंडरी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। चारों मैंने बता दिया, जो महत्वपूर्ण था वो आपको यहाँ पे पता चल चुका है। अगला, निम्न में से किसका संबंध राष्ट्र विद्यालय की स्थापना से नहीं है? बद्रीनाथ साव, बाजीराव कृदंत, रविशंकर शुक्ल, या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव? अब जब आप बात करेंगे राष्ट्र विद्यालय, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हो रहा था, सारा कुछ तो ठप पड़ गया, ना हम कर दे रहे हैं, ना हम उनके चीजों का उपभोग कर रहे हैं, तो विद्यालय तो ठप पड़ गया ना।
तो नया विद्यालय तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने विद्यालय में योगदान दिया था। बाजीराव कृतदत्त थे जिन्होंने नहीं दिया था विद्यालय में, याद रखिएगा, इनका अपना काम था लेकिन वो विद्यालय में नहीं थे। बद्रीनाथ साव बिलासपुर में विद्यालय में इनका रोल। रविशंकर शुक्ल जी रायपुर के थे, यहाँ से इन्होंने सारा चीज संभाला। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इनको कैसे भूल सकते हैं आप। धमतरी, धमतरी से ये चीजों को संभालते हैं, ठीक है। और सीजी हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन, पत्र बम योजना का संबंध किस क्रांतिकारी से है। जसकरण डागा, राम नारायण मिश्र, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। राम नारायण मिश्र हर्षुल, ये है इनका पूरा नाम। 1937 का घटना है। पत्र बनाए थे फॉस्फोरस मत कागज को सो खोलेंगे तो फट जाता था वो, तो हाथ और मुंह जल जाता था। मतलब मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि क्षति पहुंचाना अपने को, मुख्य उद्देश्य था कि समझ जाओ, सुधर जाओ, है ना, हम पहचान लिए तुमको कि तुम कौन हो, और टारगेट भी किया जा सकता है बाद में। तो डर बैठाना भी था और आत्मा पे प्रहार मुख्य रूप से ये था। तो ये है आपका क्या सीजी हिस्ट्री, इसका हमने क्वेश्चन किया। इसके बाद हम लोग करते हैं जनजाति से संबंधित प्रश्न को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। शिव, सूरज, ब्रह्मा या भीम। तो आपको इसके लिए बिरहोर जनजाति को उत्पत्ति समझना पड़ेगा, लेकिन उतना डिटेल पे हम लोग जाए नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर करते हैं। सूरज इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य देव को मानते हैं। सुमेलित करना है जनजाति और विवाह पद्धति, ये दिया हुआ है पारिंगधंग, रुतो, लमसेना और गुरावट, और आपको इधर दिया हुआ है कि होता क्या है। तो एक जनजाति से संबंधित मैंने क्वेश्चन, एक वीडियो भी बनाया हुआ अलग से, जिसमें समस्त जनजाति पद्धति को एक में किया हुआ है, उसको जाकर के देखिएगा, रिसेंट में ही मिल जाएगा। पारिंगधंग, अरुतो, अरुतो जो रहते हैं ये रहता आपका विधवा। ख का 4 चाहिए अपने को, ख का 4 यहाँ पे है देखिए, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। क का 2 पारिंगधन, तो वधुमूल्य अदा कर विवाह किया जाता है। लमसेना, तो ग का 1 लमसेना या सेवा, और गुरावट इसको बोलते हैं हम लोग विनिमय विवाह, एक हाथ दो एक हाथ लो, ऐसा करके विवाह पद्धति जो रहता है उसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है। माड़िया, धुरवा, मुड़िया या दोरला। सही आंसर बताइए। वैसे इसका जो सही आंसर है वो धुरवा जनजाति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन है। कमार, पहाड़ी कोरवा, भतरा और बैगा। तो अगर आपको पता है कि टोटल अपने पास 7 जनजाति है जो अत्यधिक पिछड़े में आते हैं, ठीक है। अबू झुमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, अबूझ मड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर और पंडो और भुंजिया। तो ये है, इतने ही लोग हैं, 5 ये और 2 वो। तो ये 2 को राज्य सरकार, स्टेट सरकार ने पिछड़ी का जनजाति घोषित किया है, और ये जो 5 दिख रहे हैं आपको, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछड़ी घोषित किया। चलिए मिलान कर लेते हैं इसके हिसाब से। कमार है, पहाड़ी कोरवा है, बैगा है। 3 नहीं चाहिए अपने को, 3 नहीं चाहिए, तो 1 2 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। असुर एक उप जनजाति है किसकी। उरांव की, हलबा, गोंड की या बैगा की। तो ये गोंड जनजाति की उपजाति मिलेंगी। 42 उपजाति आपने सुनी है ना इनकी, 42 या 56% है, 41 उपजातियां हैं शायद इनकी। तो उनमें से एक असुर करके भी एक इनकी एक उपजाति आती है। अगला, बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को क्या कहा जाता है। सल्वी, पेज, लांदा या बासी। आया हुआ क्वेश्चन है और लांदा इसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लोक कला से संबंधित सुमेलित है, पूछा है। सुमेलित है। झाड़ूराम देवांगन, भरतरी गायन, महासिंह चंद्राकर, चंदनी गोंदा, दुलार सिंह मनरंजी नाचा और भैयालाल हेड़ाऊ राउत नाचा। तो एक चीज तो आपको जरूर याद आएगा कि नाचा के पितामह
दाऊ दुलार सिंह मंदरन जी, यहीं से तो बन जाता आपका, है ना। झाड़ू राम देवांगन इससे संबंधित है नहीं। भरथरी गायन में हमारी श्रीमती स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी का बहुत बड़ा नाम है, ये आप जानेंगे। झाड़ू राम देवांगन भी आपका नाम सुना हुआ लग रहा है। और महासिंह चंद्राकर, तो ये भी जो है नाट्य संगठन से निर्मित संबंधित है, ये आपको पता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख, श्रावण, भाद्र या अश्विन? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बैसाख हो जाता है, वैसे अक्ति को बोलते हैं पुत्रा पुत्री विवाह। पुत्रा पुत्री विवाह के नाम से भी ये प्रचलित है। और जो जनजाति में जनजाति या हम लोग का संस्कृति में आप जब बात करेंगे ना अलग अलग त्योहार का, तो उसका डेट देख लीजिएगा। डेट से संबंधित क्वेश्चन सीजीपीएससी व्यापम पूछता है। कोल धाका नृत्य कहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कोल धाका जनजाति कोल, कोयला खोदने वाली, कहाँ रहती है? सरगुजा में, तो यहीं का प्रसिद्ध होना चाहिए। इसका सही आंसर ये है। कथन पे विचार करना है। वीर गुंडाधुर प्रजा जनजाति से संबंधित है। प्रजा की युवा ग्रह को धागा बक्सर कहते हैं, दंतेश्वरी देवी के उपासक है। तो इस कथन में क्या सही है क्या गलत है? तीनों कथन इसका सही है ना। तो प्रजा जो है इस तीनों से संबंधित है। अगला मिलान करना है, छिंदरस, सल्फी, पेज या कोस्मा। चलिए मिलान करते हैं। हम लोग को पता है कोस्मा उरांव से संबंधित है, पेज जो है गोड़ से संबंधित है, और छिंदरस करेंगे तो माड़िया, और सल्फी करेंगे तो मुड़िया। ठीक है, तो द का चाहिए 3, द का चाहिए 3। अच्छा यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। छिंदरस को 2, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। छिंदरस छत्तीसगढ़ के प्राचीन गाथा फुलवासन का संबंध किससे है? ये इस टाइप का क्वेश्चन एक सीजीपीएससी और व्यापम दोनों में से कोई एक जो है पूछ चुका है। तो इसका सीता, माता सीता और लक्ष्मण से इनका संबंध है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ की लोक गाथा गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? बसदेवा, देवार या परधान? तो तीनों प्रसिद्ध है, तीनों इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला, लौरिक चंदा छत्तीसगढ़ में कितने शैलियों में गाई जाती है? तो मुख्य रूप से इसको 2 शैली में ही गाया जाता है। और लौरिक चंदा को छत्तीसगढ़ का आदर्श प्रेमी युगल भी कहा जाता है। आप आरंग, रायपुर आरंग का बात करेंगे, और एक जगह है लौरिक नगर बोलते हैं। ठीक है, रायपुर बस ध्यान रखिए, आरंग और रायपुर ध्यान रखिए, इतना काफी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। गवर नृत्य के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। क्या नृत्य माड़िया जनजाति में लोकप्रिय है, या युवक और युवतियां दोनों के द्वारा किया जाता है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। एक बार ट्राई करके देखिए। सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में तीर धनुष कला में निपुण है? उरांव, अबुझमड़िया, मुड़िया और बंजारा? सही उत्तर मुड़िया है ना। मुड़िया के अलावा एक और जनजाति है धनवार, ये भी तीर धनुष कला करती है। इसके अतिरिक्त जब विवाह होता है तो इस टाइम पे जो दूल्हा रहता है वो तीर धनुष लेके आता है, इनका संस्कृति का हिस्सा है ये। सोना बिहान संस्थापक कौन है? नरेंद्र वर्मन, दाऊ महासिंह चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख या हबीब तनवीर? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दाऊ महासिंह चंद्राकर इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडवानी के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। पंडवानी के पितामह झाड़ू राम देवांगन, रितु वर्मा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, तीजन बाई कपालिक शाखा की गायिका? तो आप देखेंगे तीनों सही है। 2 शाखाएं होती है, एक रहता है आपका वेदमती और एक रहता है आपका कपालिक। तो वेदमती और कपालिक दोनों शाखाएं हैं, तो यहाँ पे हो सकता है हाँ ये तीनों सही हो जाएगा इस केस पे, है ना। तो 1 2 3 तीनों इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कूट मिलान करना है। देखिए जैसा मैंने आपको बोला था त्योहार और कब होता है हिंदी में, ये आपको मिलान करना है। एक बार ट्राई करके देखिए आप।
चलिए इसका सही आंसर करेंगे हम लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। कैसे? जो ये दिया गया है वैसाख, अरवा तीज, अरवा तीज आपका वैसाख में पड़ता है, और अक्षय तृतीया वैसाख शुक्ल में पड़ेगा, है ना। और आपका चैत्र पूर्णिमा में सरहुल पड़ता है, और लास्ट आपका हरेली, हरेली पड़ता है सावन अमावस्या में। तो ऐसे करके करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन इसका आएगा जो इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पर्व को खिंखेल बेजा के नाम से भी जाना जाता है? तो सरहुल को बोलते हैं, और आपने ये भी देख लिया कि चैत्र में सरहुल मनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कर्मा से संबंधित नहीं है? मांदर, टिमकी, ढोल, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। मांदर, टिमकी, ढोल और झांझ, ये चार वाद्य यंत्र रहते हैं कर्मा से संबंधित, और सबसे प्रचलित त्योहार है तो ये आपको पता होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ नाचा के संबंध में निम्न कथन है, बताइए कौन सा सही है। यह एक साधारण से मंच में किया जाता है, मनोरंजन के साथ समाज की दुखती नस पकड़ते हैं। इसका अन्य नाम पैखन भी है। तबला, ढोलक, हारमोनियम प्रमुख वाद्य यंत्र। डी इसका सही हो जाएगा। चारों कथन सही है। और नाचा का एक कथन हमने पहले ही देख लिया कि दाऊ दुलार सिंह मंदरांजी नाचा के पितामह, इनको हम लोग बोलते हैं। अगला, खेम स्वांग किस माह में किया जाता है? तो क्वार का माह है जब किया जाता है। जनजाति रहती है कोरकू, और मेघनाथ से संबंधित है। मेघनाथ की पूजा करते हैं, पर्व मनाते हैं, बोल सकते हैं आप, तो इससे संबंधित है। निम्न में से कौन वेरियन एल्विन की रचना नहीं है? ट्राइबल इकोनॉमी, मुड़ियंदेर गोटुल, द अगरिया और बैगा। ट्राइबल इकोनॉमी, क्योंकि इसके रचनाकार जो है वो है दयाशंकर नाग। दयाशंकर नाग इसके रचनाकार है। लास्ट क्वेश्चन में आएंगे। बारात के अगवानी के समय खटिया, सूपा, कंबल आदि से हाथी बनाकर संधि को नचाया जाता है, क्या बोलते हैं? दमनच, परघौनी, पुष्कोलांग या गौर? परघौनी गांव साइड पे बहुत प्रचलित है, और इसको बोला जाता है परघौनी नृत्य। अब आपको बताना है, आज हमने जो 50 किया है इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो एमसीक्यू सीरीज शुरू हो चुकी है। आज हमने एक टेस्ट को कंप्लीट किया। कल के टेस्ट पे हम लोग करेंगे सीजी का एंशियंट, प्लस साथ में मिडिवल। अब इसको डिटेलिंग भी करेंगे। तो ये टेस्ट नंबर 1 का है हमारा। टेस्ट नंबर 1 का है। आप चाहे तो पीडीएफ इसका जा करके आप जाइए फर्स्ट कमेंट पे, वहां से ऐप में, वहां से जा करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं हम लोग सीजी का एंशियंट और मिडिवल के साथ। आज के लिए करते हैं यही तक। कल मिलते हैं और कल करेंगे इसके आगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।